हाय गाइस। रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि हम जावास्क्रिप्ट ES6 को एक बार रिवाइज करेंगे। तो जिस को ES6 के बारे में पता है, ES6 पे काम किया है उसने, वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है और इस वीडियो है हमारी रिएक्ट की, उस पर वो जंप कर सकता है। लेकिन जिसको ES6 का नहीं पता, तो इस वीडियो में मैं ES6 की वो तमाम चीज़ें बता दूंगा जो कि हम अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी दो फाइल्स बनाई हुई हैं, एक index.html और एक app.js। अगर मैं अपनी फ़ाइल ओपन करूं तो ये मेरी index.html है और ये मेरी app.js है। अब यहाँ पे मैंने एक h1 टैग लिया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है ES6 ट्यूटोरियल, और अगर मैं इस index.html को रन करूँ तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा मैंने ये स्क्रिप्ट टैग लगाया है जो कि आप सबको पता होगा, लिंक करने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे सोर्स में app.js, जो मेरी ये दूसरी फाइल है जिसमें अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसका पाथ दे दिया। अब जो भी जावास्क्रिप्ट का मैं काम यहाँ पे करूँगा वो मुझे यहाँ पे इंक्लूड होता जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं ES6 को सीखना। सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें तो हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम पुरानी जावास्क्रिप्ट में वार के थ्रू वेरिएबल हम लेते थे, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वार नम इक्वल टू 5। अब इस ये जो 5 है ये इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो अगर मैं इसको console.log करूँ और इसको सेव करके इस फाइल को एक बार रिफ़्रेश करूँ और यहाँ से इसको हम इंस्पेक्ट कर लें, यहाँ पे मैंने कंसोल किया तो ये अब आप देखें ये मेरे पास 5 आउटपुट मेरे पास आ चुकी है। ये तो था पुराने जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर ES6 की बात करें तो उसमें हम या तो लेट यूज़ करते हैं या फिर कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह हम एक लेट नम इक्वल टू लेट से 5 कर लेते हैं, और अगर हम उसको console.log करें 5 सॉरी नम, तो अभी भी मेरे पास आउटपुट में जो है वो 5 ही आएगा। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि हम लेट क्यों नम क्यों यूज़ करेंगे, या वार नम क्यों यूज़ करेंगे, या कॉन्स्ट नम क्यों यूज़ करेंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ES6 का जो सेंटेक्स है उसमें हम लेट और कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। अब लेट और कॉन्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट नम इक्वल टू एक और नंबर ले लेता हूँ 7, और यहाँ पे मैं num 1 कर लेता हूँ इसको। और अगर मैं इसको console.log करूँ जो कि कॉन्स्ट के थ्रू मैंने लिया है, तो मेरे पास 7 ही आउटपुट आएगा। ये अब आप देखें मेरे पास 7 आउटपुट आ चुका है। लेकिन अगर ये जो मैंने लेट के थ्रू वेरिएबल लिया है इसको मैं यहाँ पे num इक्वल टू 9 कर दूँ, मतलब इसको मैं अपडेट कर दूँ, तो फिर मैं इसको यहाँ पे console.log करूँ num को, तो अब आप देखेंगे कि मेरा वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी है, 9 हो चुकी है। और इसी तरह अगर मैं ये जो मैंने कॉन्स्ट के थ्रू लिया है 7, अगर जो कि num 1 है मेरा, क्योंकि num 1 के अंदर वो स्टोर है, तो मैं num 1 इक्वल टू लेट से कोई भी वैल्यू देता हूँ 10 कर देता हूँ, तो और मैं यहाँ पे इसको console.log करता हूँ num 1 को, तो अब आप देखेंगे मेरे पास एक एरर आएगा। हम इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो ये अब आप देखें अनकॉट टाइप एरर। अब ये बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारा कॉन्स्ट होता है, कॉन्स्ट के थ्रू हम कभी भी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते। बेसिक जो डिफरेंस है लेट में और कॉन्स्ट में वो यही है कि हम एक बार जो वैल्यू कॉन्स्ट के अंदर ले लेते हैं वो दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, और जो लेट के अंदर लेते हैं हम उन वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लेट और कॉन्स्ट का डिफरेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी एरो फंक्शन। जावास्क्रिप्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन भी होता है और उसी को मॉडिफाई करके ES6 के अंदर उन्होंने उसको एरो फंक्शन बना दिया है। अगर हम पहले नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन, और उसके अंदर लेट से मैं एक फंक्शन का नेम रख लेता हूँ माई नेम, और यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल console.log, और कोई भी नेम जो है वो हम console.log कर लेते हैं काशिफ, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को बाहर कॉल करते हैं।
इसी तरह हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, ये तो आपको पता होगा, बेसिक जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो ये आप देखें काशिफ जो है मेरे पास आउटपुट में आ चुका है। लेकिन अगर हम इसी को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हम वो भी देख लेते हैं। तो एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसी को मैं एरो या इस तरह मैं करता हूँ, एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस बता दूँ। सबसे पहले हमने लेना है लेट या कॉन्स्ट। आपको पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट या कॉन्स्ट हम लेते हैं। उसके बाद आपने अपने फंक्शन का नेम लेना है, जो कि हमारे केस में क्या है, माय नेम। तो मैं यहाँ पे माय नेम लेता हूँ और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद आपने यहाँ पे ये स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करनी है और क्लोज करनी है, जिसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं या दे सकते हैं। और उसके बाद एरो का सिंबल डालना है आपने, इक्वल टू डाल के, और ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये डालना है, और उसी तरह ब्रैकेट्स क्लोज और ब्रैकेट ओपन कर देनी है। और इसके अंदर आप कुछ भी console.log कुछ भी कर दें, हम उसी को प्रिंट करते हैं। और इस ऊपर वाले को हम थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शन का नेम सेम है तो फिर हमारे पास एरर आएगा। मैंने इसको सेव किया और दोबारा से रिफ़्रेश किया तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब बेसिकली हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे एक लेट का वेरिएबल लिया है माय नेम नाम का, और उसको इक्वल टू यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसके बाद एरो डाल के उसके बॉडी के अंदर हम कुछ भी जो है वो काम करवा सकते हैं। तो यही डिफरेंस है एरो फंक्शन में और नॉर्मल फंक्शन में। नॉर्मल फंक्शन में हम फंक्शन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लेट या कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम जो हमारे पैरेंथेसिस हैं वो स्टार्ट करते हैं और उसमें हम इक्वल टू के बाद करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम अपना जो भी अंदर कोड होता है वो लिख लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है रिएक्ट के अंदर, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। ये दो चीज़ें भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी रिएक्ट के अंदर हद से ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो मैं थोड़ा सा तेज़ तेज़ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो है वो वीडियो जल्दी एंड हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इन एरो फंक्शन की और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या जितनी भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसकी इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ ताकि आप उसको जब हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको जो जो काम मैं कर रहा हूँ उस टाइम एरो फंक्शन या जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो आपको पता हो कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। जब भी आपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कोई चीज़ करनी है तो आपने जहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया था हमने, उसकी स्टार्ट में लिख देना है टाइप इक्वल टू मॉड्यूल, क्योंकि हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। अब लेट्स से मैं एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। यहीं पे मैं इस फोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ person.js। ये मैंने एक नई फाइल क्रिएट कर दी है और इसके अंदर लेट्स से मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू काशिफ। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पे कोड कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, उस फाइल के एंड में यहाँ पे लिख देना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट पर्सन। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है, सॉरी, मैंने ये जो मेरा पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट था इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, और ये डिफ़ॉल्ट क्यों किया है ये मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो रिएक्ट में हम काम करते हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। आपको जब हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा जगह पे नज़र आएगी, तो इस वजह से मैंने इस मेथड के थ्रू एक्सपोर्ट करना आपको बताया है। तो इस फाइल को हम सेव करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पर्सन नाम का मैंने जो भी इसके अंदर ये काम किया है, नेम काशिफ या जो भी कोड किया है, मैं अपनी app.js में इसको जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है तो इस फाइल के अंदर मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट पर्सन
अच्छा, ये मैंने पर्सन लिख के एंटर किया क्योंकि मेरे पास एक्सटेंशन डाउनलोड हुई हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली उसने उसको इंपोर्ट कर दिया। लेकिन मैं इसको रिमूव करके आपको एक बार या इसी में समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, इंपोर्ट लिख कर उसके बाद ये जो मेरा फंक्शन था पर्सन नाम का, जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं ये एक्सपोर्ट वाला फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो इसका नाम पर्सन है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूँगा पर्सन। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम लिखने के बाद आपने वो पाथ देना है जहाँ से आप इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मेरा पाथ क्या है, अगर आप इस पाथ को देखें तो यहाँ से मेरी ES6 के अंदर जो मेरी फ़ाइल थी, सेम फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, person.js में पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा, मैं सिंपल console.log और यहाँ पे पर्सन लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इसके अंदर वैल्यू आ चुकी है। तो अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ, अच्छा ये मेरे पास कह रहा है कैन नॉट यूज़, सॉरी। तो ये एरर मेरे पास बेसिकली इस वजह से आ रहा था क्योंकि जब हम इस फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो ये इसका पूरा जो पाथ है वो हमारे पास लोकल होस्ट से गेट करता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। तो ये इंपोर्ट का जो भी काम है ये हम लाइव सर्वर में करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखी हुई है। अगर आप एक्सटेंशंस में जाएं और यहाँ पे गो लाइव सर्च करें तो यहाँ पे एक लाइव सर्वर नाम की एक एक्सटेंशन होगी, वो आपके सामने आ जाएगी। इसको आप, मेरे सामने डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, आपके सामने इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और वहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर दे दिए। तो ये हमें एक डमी से लाइव सर्वर बना के दे देगा, तो हमारी जो ऐप है वो ऐसे रन करेगी जैसे कि हम किसी सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो फिर ये हमारा एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आपको एक बार VS कोड को क्लोज़ करना है और दोबारा से ओपन करना है, तो आपके सामने गो लाइव का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये अब आप देखें कि मेरी जो ऐप है इसका जो ऊपर पाथ है, URL है, वो चेंज हो चुका है, वो एक सर्वर में, डमी सर्वर में जा चुकी है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल में जाऊँ तो ये अभी भी मेरे पास एक एरर दे रहा है। इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। पर्सन, शायद हमने पाथ गलत दिया है। हाँ एग्जैक्टली, हमने पाथ के अंदर person.js लिखना है क्योंकि पूरी फाइल का नाम person.js है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास जो मैंने पर्सन की फ़ाइल के अंदर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था नेम काशिफ, वो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट होके आ चुका है। तो इस तरह हम एक अलग से फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखें और दूसरी फाइल में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हम फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। मैंने तो अभी सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट बना के करके दिखाया है। आगे जब हम रिएक्ट पे काम करेंगे तो ये हद से ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि रिएक्ट जो है वो टोटल कंपोनेंट पे बेस करती है। तो हम हर कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरे कंपोनेंट में उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है, ख़ास तौर पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको एक ऑब्जेक्ट करके दिखाया है, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, फंक्शंस भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और डिफरेंट चीज़ें जो जो आप कर सकते हैं वो सब आप यहाँ पे स्टडी करें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर। अब ये बेसिकली स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, तो ये बेसिकली 3 डॉट्स होते हैं हमारे पास, जिस 3 डॉट्स की मदद से हम इनको यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों का सिंटेक्स एक ही है, स्प्रेड ऑपरेटर का भी एक ही है और रेस्ट ऑपरेटर का भी सेम ही है। तो अब हम देखते हैं, वो हमें देख के ही पता चलता है कि ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है या फिर रेस्ट ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है। तो लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे एक लेट लिस्ट मतलब एक एरे है, तो उसका नाम मैं रख लेता हूँ। उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ A, B और C, और इसके अलावा मेरे पास लेट से एक न्यू लिस्ट है, लेट न्यू लिस्ट इक्वल टू, और इसको मैं कह देता हूँ D, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी न्यू लिस्ट है उसके अंदर ये लिस्ट जो है, लिस्ट 1 जो है ABC, ये तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएं।
एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे दोबारा से ये तमाम वैल्यूज़ लूँ, ए बी सी इस तरह करते करते, लेकिन ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है वो, क्योंकि अलग से वैल्यूज़ मुझे दोबारा से असाइन करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ के लिए हम जो है वो स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 डॉट्स लगाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी उस लिस्ट का नाम लिखूंगा, उस एरे का नाम लिखूंगा जो कि मेरे केस में लिस्ट है, और ये लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा। अब क्या होगा कि जो मेरी लिस्ट वन है, जो एरे वन है सॉरी, उसकी तमाम वैल्यूज़ मतलब ए बी सी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी, और कॉमा डी, डी का मतलब है नेक्स्ट वैल्यू। तो यहाँ तक पहली एरे की तमाम वैल्यू, और उसके बाद जो इस अपनी न्यू लिस्ट है इसकी तमाम वैल्यूज़ मेरे अंदर आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग और न्यू लिस्ट। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं जाकर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये अब आप देखें, ये मेरी एक एरे है जिसके अंदर ए बी सी जो कि पहली एरे की वैल्यू थी, और डी जो कि मेरी एरे 2 की वैल्यू थी, वो सब यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, आप एक और काम भी इसमें कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ डी वैल्यू जो है वो पहले आए और जो दूसरी लिस्ट है उसकी वैल्यू बाद में आए। तो सिंपल आपने इसको यहाँ से उठाना है और इसको इस जगह आकर पेस्ट कर देना है। तो अब क्या होगा, पहले डी की वैल्यू आएगी और उसके बाद लिस्ट टू में, लिस्ट वन में सॉरी, एरे वन में जो जो वैल्यूज़ थी इस लिस्ट नाम के एरे के अंदर वो तमाम आ जाएंगी। अगर इसको हम दोबारा से देखें तो ये देखें डी पहले आ चुके हैं और ए बी सी हमारा बाद में आ चुका है। तो ये तो था हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट में। अब हम देखते हैं रेस्ट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। अगर हम किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये 3 डॉट्स जो हैं यूज़ करें तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेस्ट ऑपरेटर। बेसिक डिफरेंस बस यही है कि जो रेस्ट ऑपरेटर है वो हमारा किसी भी फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ होता है। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है हेलो के नाम का, और इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं ए बी और सी, और यहाँ पे इसके अंदर हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, और यहाँ पे लेट से मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, हेलो, और यहाँ पे कोई भी 3 वैल्यूज़ दे दूँगा 1 2 3, क्योंकि 3 पैरामीटर्स हैं तो यहाँ पे मुझे 3 वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो अब जब मैं यहाँ पे ए लिखूँगा तो 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर बी लिखूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसी तरह अगर सी लिखूँगा तो 3 आ जाएगा। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ और तो ये देखें दोबारा रन किया तो ये 1 मेरे पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे लेट से सी लिख दूँ या ए और सी लिखता हूँ तो फिर क्या होगा, 1 और 3 मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि ए के अंदर 1 पड़ी है, बी अभी हमने छोड़ दिया जिसके अंदर 2 है, और सी हमने यूज़ कर लिया जिसके अंदर 3 है। तो अगर इस तरह मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो ये एक अच्छी टेक्निक नहीं है कि यहाँ पे भी मैं डी ई एफ, मतलब जितने यहाँ पे मैंने लिए हैं वहीं पे इतने ज़्यादा मैं यहाँ पे भी लूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम जो है वो रेस्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो मैं इस सब को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3 डॉट, जिस तरह मैंने आपको बताया ऑपरेटर यूज़ करने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑल। अब ये बेसिकली क्या करेगा, इस ऑल के अंदर मैं जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखूँगा वो उन सब को मैं कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑल लिख देता हूँ, और अब अगर मैं जाके अपना आउटपुट देखूँ तो ये देखें मेरी जितनी भी एरे है 1 2 3 4 5 6, ये तमाम सॉरी आर्गुमेंट्स हैं, ये तमाम यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुके हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 7 8 9 मतलब जितने मर्ज़ी दे दूँ वो यहाँ पे मेरे सामने आउटपुट हो जाएंगे। तो इस वजह से हम जो है वो रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये भी हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, इसी वजह से मैंने ये टॉपिक आपको बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एरे डीस्ट्रक्चरिंग। अब डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, डीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली हम कोई भी एरे है उसको हम उसके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम अलग वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अब ये आपको इसकी डेफिनेशन तो इतनी खास समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर लेते हैं बी और सी। ये मैंने एक एरे ले लिया जिसका नाम लिस्ट है,
और इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ स्टोर कर ली हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस अपनी लिस्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया डिफरेंट वैल्यूज़ देकर। मतलब इस A1 के अंदर ये A स्टोर हो जाएगा, इस A2 के अंदर ये B स्टोर हो जाएगा और इस A3 के अंदर ये C स्टोर हो जाएगा। ये खुद से एक एरे नहीं है, ये आप इसको वेरिएबल्स का नाम कह सकते हैं कि मतलब मैंने 3 वेरिएबल ले लिए और इस एरे को वेरिएबल के अंदर तोड़ दिया। मतलब इस पूरी एरे को, ये जो 3 वेरिएबल्स की सॉरी 3 वैल्यूज़ की एरे है, इसको मैंने 3 वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अब अगर मैं देखूं, मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे सिर्फ इस A1 को कंसोल डॉट लॉग करना, मतलब इस एरे की पहली वैल्यू को लॉग करना चाहूँ, तो यहाँ पे मैं जब कंसोल डॉट लॉग लिख के प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास A की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे A2 को करेंगे तो जो A2 की वैल्यू है जो कि B है इस केस में, वो यहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करें और तो ये अब आप देखें हमारे पास B जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। तो इस तरह हम जो है वो एरे स्ट्रक्चरिंग करके एरे को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज़ को। अच्छा, ये तो हो गई एरे डिस्ट्रक्चरिंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये एक एरे के अंदर हम एक नई एरे क्रिएट करके और उसके अंदर सारे सारे एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब हमारी एक लेट से एक एरे है, तो उसके अंदर हम एक और एरे क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम अपनी पुराने वाली एरे के तमाम एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ array1, और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ इसको असाइन कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 7 और 10। ये एक array1 के नाम की मेरी एक एरे है जिसके अंदर मैंने ये 4 वैल्यूज़ इसको असाइन कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा, एक और एरे लूँगा array2 के नाम की, और उसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी array1 है इस की वैल्यूज़ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ इस एरे टू के अंदर आएँ जो, मतलब इन तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास आए। मतलब पहले में 4 आ जाए, दूसरे में 10 आ जाए, इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 आ जाए और 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 आ जाए। तो मैं ये आउटपुट चाहता हूँ अपनी एरे टू के अंदर। तो इस किस्म के काम करने के लिए हम मैप फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ये अपनी एरे चाहिए होगी, तो मैं लिखूँगा सॉरी array1 डॉट, और फंक्शन का नाम क्या है, मैप, और उसके अंदर हम कोई भी एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब हमारे केस में हमने क्या लॉजिक लगानी है कि हमें वो वाली चीज़ें रिटर्न कर दो जब जो जो वैल्यूज 2 से मल्टीप्लाई होती जाएं उनका रिज़ल्ट रिटर्न कर दो। तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं एक फ़ंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, और एक कोई भी पैरामीटर ले लेते हैं x, और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न x स्टैटिक 2। अब ये मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली एक एरे 2 के नाम की एक और एरे ली है, उसके अंदर मैंने मैप फंक्शन लगाया है। मैप फंक्शन कैसे लगाया है, मैंने एक एरे 1 ली है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, 5, 7 और 10 डॉट मैप। मैप अब बिल्ट इन फंक्शन है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने कहा एक मेरे पास पैरामीटर है x नाम का, और x के अंदर x बारी बारी तब तक चलता रहेगा जब तक 2, 5, 7, 10 ये सब ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये मैप फंक्शन तब तक एक किस्म का एक लूप बन जाता है, तब तक रन होता रहता है। तो मैं कह रहा हूँ कि x के अंदर जो वैल्यूज़ आती जा रही हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहो, तो मेरे पास वो रिज़ल्ट होके स्टोर करता जाएगा। अब मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ एरे 2 को, और इसको मैं यहाँ पे
आकर देखूं तो ये अब आप देखें 4, 10, 14 और 20 मेरे पास आउटपुट में आ चुका है। इसको मैं यहाँ पे एक स्क्रीन में रखता हूँ और दूसरी तरफ इसको रखता हूँ। तो ये अब आप देखें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने जो भी वैल्यूज़ आती जा रही हैं उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं। आपको पता है कि एरो फंक्शन कैसे बनता है, मैंने इस वीडियो के शुरू में बनाना दिखाया था। तो ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हम ES6 के अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं तो आप आगे रिएक्ट के ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ आएंगे। अगर आपको इनमें अभी प्रॉब्लम है तो पहले आप ES6 को क्लियर करें, उसके बाद आप रिएक्ट की तरफ मूव करें।